वेलकम बैक IMPS क्लासेस। हम लोगों ने अभी इसके पहले मूलों की प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ा समझा। अब उसके आगे हम आ गए हैं। अब उसके आगे NCERT में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 3 एग्जाम्पल में मैं 2 एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम 4.3 लास्ट प्रश्नावली पे पहुंचेंगे और इस तरीके से द्विघात समीकरण वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आएंगे अपने टॉपिक पे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, और अभी जो हमने बताया था मूलों की प्रकृति उसको दिमाग में रखना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हल 7वां, हम 7वां उदाहरण सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या प्रश्न क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले द्विघात समीकरण उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो विविधकर क्या होता है, विविधकर मान लीजिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, और a और b और c हमको पता करना है, तो इसको हम करेंगे तुलना। तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आप जो द्विघात समीकरण दिया है उसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो अब बताओ, x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, a बराबर 2 होगा। यहाँ पे b x का गुणांक क्या है, b है, यहाँ x का गुणांक -4 है, तो इसका मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, -4। यहाँ c है, यहाँ c बराबर मतलब यहाँ 3 है, तो c बराबर क्या हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ होगा। अब सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d। अब इसी में पुट कर दीजिए b² मतलब -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 है ही इस फार्मूले में, इनटू a 2 c 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 को 2 बार गुना करेंगे, -4 को 2 बार गुना करेंगे 16 आ जाएगा, -4 को 8 8 ठीक है 24। तो ये तो आ गया -8 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, -8 आ गया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4ac अगर ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया क्योंकि -8 है तो 0 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था और उदाहरण नंबर 4 हमने आपको समझा दिया कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप नोट डाउन करेंगे और खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम आते हैं 8वें प्रश्न पे। इसको हम हटा देते हैं और 8वां प्रश्न क्या होगा उसको हम सॉल्व। 8वां प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इसको भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए
हल 8 कैसे होगा देखिए। इसको पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हम ड्रॉ करेंगे, उसको आप देखिएगा ध्यान से। देखिए जैसे कि उसने क्या कहा कि 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है। तो माना एक वृत्ताकार पार्क हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है। इसमें मान लीजिए ये क्या है, केंद्र बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि उसका व्यास बता दिया है 13 मीटर। तो 13 मीटर आप बना दीजिए ऐसे करके, और इसको बता दीजिए कि हाँ ये हमने मान लिया है कि ये 13 मीटर है, ठीक है। ये व्यास हो गया। और ये दोनों व्यास कह रहा है कि परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। तो मान लिया मैंने इस परिसीमा पे यहाँ पे एक खंभा गाड़ देते हैं। मान लीजिए पोल P है, ठीक है ना। आपने क्या मान लिया, कोई पोल P आपने गाड़ दिया, खंभा गाड़ दिया। और ये दोनों ओके इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु मान लीजिए इसका अंत बिंदु A हो गया और इसका अंत बिंदु B हो गया। व्यास के दोनों अंत बिंदु A और B बोल दिया। अब कह रहा है कि A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। मतलब कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि प्रश्नानुसार क्या है कि AP माइनस BP बराबर क्या है, 7 मीटर है। क्योंकि उसका अंतर, अब अंतर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा ये नहीं पता, बस आपको डिफरेंस पता है कि इन दोनों का अंतर हमारा 7 मीटर है। अब कह रहा है कि क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। पहली कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कैसे, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, आई थिंक 9th में या फिर 8th में कहीं जरूर पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त। अब व्यास है तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। अब इस पे कोई भी बिंदु पे अगर आप इस व्यास के थ्रू आप कोण बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप अच्छे से यहाँ लिखिएगा क्योंकि हमने स्पेस यहाँ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो इस वजह से, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि x है। आप किसी को हम x मान लें, तो मान लिया मैंने AP को ही x मान लिया।
माना एपी की लंबाई या फिर दूरी जो भी मानना हो बराबर x मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहां से समीकरण, इस समीकरण से x एपी अगर आपका x हो गया, इसको हम समीकरण दे देते हैं 1। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, एपी की लंबाई है, एक बार हम फिर से लिखते हैं एपी माइनस बीपी बराबर 7, तो x हो जाएगा, यहां मीटर भी लिख लो, और माइनस बीपी बराबर 7, तो यहां से बीपी क्या हो जाएगा, माइनस बीपी हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां से माइनस उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीपी बराबर हो जाएगा -7 माइनस एक्स, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 प्लस एक्स, तो यहां हो जाएगा x माइनस 7, ये आपका बीपी हो गया, समीकरण 2 का। ठीक है, तो एपी और बीपी दोनों हमको पता चल गया, एपी x है, बीपी हमारा x माइनस 7 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, क्योंकि ये एबी क्या है, एक कर्ण है, एबी क्या है, एक कर्ण है, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया लंब। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है, अतः कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, AB है, AB का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, AP है, AP कितना है, AP आपका x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस लंब क्या है, लंब आपका BP है, तो BP की लंबाई क्या है, x माइनस 7, AP यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर पढ़ा था, b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यही वाला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2, a आपका x है और b आपका 7 है, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो 169 यहाँ x स्क्वायर और ये x ऐड कर लिया 2x प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इस तरफ लिख देते हैं 169 को उस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कर लेते हैं माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, ठीक है। अब क्या होगा, 169 इस तरफ ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब इसको क्या करिएगा, आप इसको 2x स्क्वायर माइनस 14x इसको माइनस कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, वो भी माइनस के साथ बराबर 0, ठीक है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालना होगा। ओके ओके, आपके एनसीईआरटी में ये मैंने देखा कि थोड़ा अलग इक्वेशन आया, बट आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जैसे लेट मतलब माना है उस अकॉर्डिंग यही इक्वेशन आएगा, तो इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ इसका x की वैल्यू हम प्राप्त करना है तो कैसे निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य से श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है, सूत्र क्या है आपका, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी क्या है यहाँ पे आपका इक्वेशन ये वाला है, ये इक्वेशन है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब हो गया -14 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए आपका है 2 और सी है आपका -120 बटे का 2a क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, +14 प्लस माइनस 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा 196 आई थिंक, 196 -4 8 और ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 8 गुणित 120 बटे का 4, तो क्या हो गया यहाँ पे 14 प्लस माइनस 196 और 196 प्लस 0 8 2 16 हाथ से लगा 1 8 के 8 9 बटे 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरे तरीके से माना तो इक्वेशन दूसरा बन गया, तो आंसर इसमें कुछ आएगा, बट ये क्वेश्चंस में दो केस हो सकते हैं। जैसा अभी हमने किया तो ये आ गया जो कि एग्जैक्ट आंसर, अब इसको रूट्स निकाल के आप x की वैल्यू प्राप्त करिए और फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको AP की वैल्यू पता चल जाएगी और x की वैल्यू जैसे AP बराबर x हो जाएगा आपका और BP क्या हो जाएगा, BP आपका हो जाएगा x माइनस 7, मतलब कि जो आएगा उसमें 7 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से आपको AP और BP पता चल जाएगा, तो दोनों डिस्टेंस पता चल जाएंगे। ओके, तो आप इसको करिएगा और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये इसका चैप्टर का अंतिम उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.3 पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हमने सॉल्व किया जो कि कॉम्प्लेक्स उसका कैलकुलेशन आ गया, तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक ही तरीके से आप लगा सकते हैं, एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि एक बार दो बार, इसीलिए तो बुक होती है, प्रैक्टिस बार बार कहा जाता है कि करिए, तभी पता चलेगा कि हाँ इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने तो आंसर देखा नहीं था तो मैंने अपने दिमाग से उसको सॉल्व किया, तो हम दूसरे इक्वेशन ही हमारा अलग आ गया, वहाँ जहाँ -14 आना चाहिए था +14 आना चाहिए था, आई थिंक मेरे में -14 आ गया, तो आंसर ही पूरा मिस्टेक हो गया। तो कहने का मतलब कि एक ही तरीके से किया जा सकता है, इसलिए वो जो अंतर वाला है उसमें एक को आपको
जैसे बुक में मान लिया कि बड़ा है तो वही वाला आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप सही इक्वेशन पे पहुंचेंगे और उसके बाद सही आंसर पहुंचेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस पे ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल्स पे आएंगे और इसी के साथ हमारा ये एग्जांपल्स खत्म हो जाएंगे और फिर हम प्रश्नावली पे आ जाएंगे। तो देखिएगा इसका हल देखिए क्या है कि पहले तो ये समीकरण हम उतार लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 ये है। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। हमको क्या करने पर क्या प्राप्त होगा, x का यहाँ गुणांक a है, यहाँ x का करें, x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो a बराबर आपको मिल गया 3। यहाँ x का गुणांक -2 है, यहाँ x गुणांक b है, तो इसका मतलब b बराबर -2 मिल जाएगा। यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट 1/3 है, तो आपको 1/3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे विविध कर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ अच्छा क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, हम एक बार नहीं बताएं क्या समीकरण। देखिए क्वेश्चन क्या था, समीकरण ये दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध ज्ञात कीजिए, ठीक है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वो भी बताना है। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वो मूल ज्ञात करना है। तो हम विविध निकालेंगे, विविध कर को हमने बताया था डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसका पहला लेटर ले लिया गया है डिस्क्रिमिनेंट का। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, b² का वैल्यू क्या है -2 पुट कर लिया, -4ac, a क्या है 3 और c क्या है 1/3, तो 1/3 से 1/3 का कैंसिल हो गया। अब यहाँ -2 को 2 बार गुणा करोगे तो 4 मिल जाएगा, 4 - 4 इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो उस केस में आप क्या होता है, क्या कहते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगी। अतः यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब वो वास्तविक मूल्य क्या होंगे, आपको बताया गया है कि श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला से क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे का 2a। तो ये अगर 0 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -b/2a। तो -b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू है -2, सॉरी b की वैल्यू है -2, तो -b माइनस यहाँ +2 यहाँ हो जाएगा। 2a की वैल्यू क्या है 3, तो इसको करेंगे तो 2/2 गुणित 3 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 1/3, तो अल्फा भी 1/3 हो जाएगा और बीटा भी 1/3 हो जाएगा। यही दोनों मूल होता है। इस तरीके से हमने पूरा जितना भी उदाहरण था सभी को सॉल्व किया और अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 4.3 पे। ओके, थैंक यू।